नमस्कार। आज हम कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। ये दस्तावेज़ भारत में 1 सितंबर 2025 से लागू होने वाले कुछ नए वित्तीय और प्रशासनिक नियमों के बारे में। हाँ, और ये बदलाव ऐसे हैं जो हम सबके रोजमर्रा के जीवन पर, मतलब खर्चों पर, बैंकिंग पर असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और इनका मतलब क्या है हमारे लिए। हाँ, ये जरूरी भी है क्योंकि देखिए बदलाव कई अलग अलग चीजों से जुड़े हैं। रसोई गैस है, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम भी है। सही। तो इन सबको एक साथ समझना जरूरी है ताकि आने वाले समय के लिए हम थोड़ी बेहतर तैयारी कर सकें। कोशिश यही रहेगी कि जानकारी को आसान भाषा में रखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे आम ज़रूरत से, रसोई गैस। दस्तावेज़ों में जिक्र है कि पिछले महीने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत कुछ कम हुई थी। हाँ, करीब 33 रुपए 50 पैसे कम हुई थी, जहां तक मुझे याद है। तो अब सबकी नज़र 1 सितंबर पर है। उम्मीद की जा रही है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी शायद कुछ बदलाव हो। ये बिल्कुल सही बात है और इसका असर तो देखिए सीधा हर घर के बजट पर पड़ता है। हाँ, वो तो है। अगर कीमतें कम होती हैं, जैसे कमर्शियल की हुई, तो वो एक राहत की बात होगी, खासकर आजकल बढ़ती महंगाई को देखते हुए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर कीमतें बढ़ जाती हैं, तो फिर वो महीने के खर्च में एक और बोझ जैसा होगा। और ये सिर्फ घरों की बात नहीं है, छोटे ढाबे वाले, चाय वाले, वो भी तो घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं कई बार। हाँ, वो भी प्रभावित होंगे। तो क्या ये मानना ठीक रहेगा कि कीमतें कम हो सकती हैं या ये बस एक संभावना है? देखिए, कीमतें तो कई चीजों पर निर्भर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, फिर सरकार की नीतियां हैं, सब्सिडी वगैरह। अच्छा। पिछले महीने कमर्शियल कीमतों में जो कटौती हुई, वो एक अच्छा संकेत तो है, लेकिन घरेलू कीमतों का फैसला अक्सर थोड़ा अलग होता है, तो पक्के तौर पे कहना मुश्किल है। इंतजार ही करना होगा 1 सितंबर का। पर हाँ, इस पर नजर सबकी रहेगी क्योंकि असर बहुत बड़ा होता है इसका। समझ गया। चलिए अब जरा बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं। वहां भी लगता है काफी कुछ बदल रहा है। हाँ, बैंकिंग में भी कुछ अहम बदलाव हैं। सबसे पहले एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। सुनने में आया है कि वो अपने कुछ खास क्रेडिट कार्ड्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम बदल रहे हैं। जी, ये एक दिलचस्प कदम है। 1 सितंबर से एसबीआई के कुछ खास कार्ड्स हैं। उन पर अगर आप डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म पर खर्च करते हैं या सरकारी सेवाओं का भुगतान करते हैं या कुछ और बताई गई जगहों पर पेमेंट करते हैं, तो रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि बैंक अब रिवॉर्ड पॉइंट्स देने में थोड़े, क्या कहते हैं, सेलेक्टिव हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये पॉइंट्स देना बैंकों के लिए महंगा पड़ रहा था? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो शायद ये बैंकों की कॉस्ट कटिंग रणनीति का हिस्सा हो। रिवॉर्ड पॉइंट्स देना बैंक के लिए खर्च ही है। हाँ, वो तो है। दूसरा हो सकता है बैंक कुछ खास तरह के खर्चों को, जैसे गेमिंग को, कम बढ़ावा देना चाहते हो। शायद उनमें रिस्क ज्यादा हो, या फिर वो ग्राहकों को उन जगहों पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हो जहां बैंक को ज्यादा मार्जिन मिलता है। अच्छा। ये आजकल क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में काफी आम हो गया है, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स को लगातार बदलते रहना। ठीक है, अब कार्ड इस्तेमाल करने वालों को थोड़ा और ध्यान रखना होगा कि कहाँ पॉइंट मिल रहे हैं, कहाँ नहीं। इसी से जुड़ा एचडीएफसी बैंक भी 1 सितंबर से कोई नया शुल्क लगा रहा है ना? बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक ने ये घोषणा की है कि 1 सितंबर से अगर उनके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसी थर्ड पार्टी पोर्टल से पेमेंट करने के लिए होता है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐप्स होते हैं ना जिनसे घर का किराया देते हैं। हाँ, होते हैं। तो वैसे प्लेटफॉर्म्स पर पेमेंट करने पर 1% शुल्क लगेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दस्तावेज कहते हैं कि इसमें ज़रूरी यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, पानी, गैस, इनका भुगतान भी शामिल है अगर वो किसी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर से किया जा रहा है। अरे, इसका मतलब जो लोग क्रेडिट कार्ड से अपने बिल भरते हैं आसानी से, उन्हें अब एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। ये तो बहुत लोगों पर असर डालेगा। निश्चित रूप से ये सीधा सीधा जेब पर असर है। अब देखिए, दो बातें हो सकती हैं। या तो लोग ये एक्स्ट्रा चार्ज देंगे क्योंकि उन्हें कार्ड से पेमेंट करना सुविधाजनक लगता है या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, या फिर वो पेमेंट के दूसरे तरीके अपनाएंगे, जैसे सीधे बिलिंग कंपनी की वेबसाइट से पेमेंट करना या फिर यूपीआई, नेट बैंकिंग वगैरह। हाँ, ये भी हो सकता है। ये कदम भी शायद बैंकों का अपनी कमाई बढ़ाने और क्रेडिट कार्ड लेन देन से जुड़े खर्चों को बैलेंस करने का एक तरीका हो सकता है, और शायद ग्राहकों को सीधे बैंक के अपने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने का भी। ये तो सोचने वाली बात है। और बैंकों की बात चल रही है तो आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम नियमों में भी बदलाव का जिक्र है। हाँ,
आईसीआईसीआई बैंक भी 1 सितंबर से एटीएम से कैश निकालने के नियम बदल रहा है। दस्तावेजों के मुताबिक अब ग्राहकों को महीने में सिर्फ 5 मुफ्त लेन देन की इजाजत होगी। इसमें पैसे निकालना और बैलेंस चेक करना दोनों शामिल हैं। सिर्फ 5? और शायद मेट्रो शहरों के लिए ये लिमिट और भी कम है। सही कहा आपने। मेट्रो शहरों में मतलब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, वहां ये सीमा सिर्फ 3 मुफ्त लेन देन की होगी। 3? जी। और इस लिमिट के बाद हर बार पैसे निकालने पर 21 रुपए लगेंगे और बैलेंस चेक करने जैसे नॉन फाइनेंशियल लेन देन पर 8.5 रुपए प्लस जीएसटी। ये तो उन लोगों के लिए काफी महंगा हो सकता है जो अभी भी कैश पर ज्यादा निर्भर हैं या जिन्हें बार बार छोटे अमाउंट निकालने पड़ते हैं, खासकर छोटे शहरों या गांवों में जहां डिजिटल पेमेंट शायद उतना आम ना हो। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये कदम साफ तौर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और एटीएम चलाने की लागत कम करने की तरफ इशारा करता है। बैंक चाहते हैं कि ग्राहक उनके ऐप, नेट बैंकिंग, यूपीआई ज्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है जो तकनीक के साथ उतने सहज नहीं है या जिनकी डिजिटल पहुंच सीमित है। ये थोड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लक्ष्य के साथ क्या कहते हैं टकराव पैदा कर सकता है। बैंकों को ये बैलेंस साधना होगा। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। बैंकिंग के इन बदलावों के बाद एक और जरूरी नियम पहचान दस्तावेजों से जुड़ा है, पैन कार्ड। सुनने में आया है कि 1 सितंबर से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। अब तक पैन बनवाने के लिए कई तरह के आईडी और एड्रेस प्रूफ चलते थे, लेकिन अब आधार को जरूरी बनाया जा रहा है। अच्छा। ये शायद सरकार के अलग-अलग डेटाबेसेस को लिंक करने और फाइनेंशियल सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिशों का ही एक हिस्सा है। और हाँ, इसी से जुड़ा एक और जरूरी रिमाइंडर है, पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन। हाँ, उसकी आखिरी तारीख भी शायद पास ही है। बिल्कुल, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। जिन लोगों ने अभी तक ये लिंकिंग नहीं की है, उन्हें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब इसे टालना नहीं चाहिए अब। कतई नहीं, क्योंकि अगर तय तारीख तक लिंकिंग नहीं हुई तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है, मतलब निष्क्रिय, और उसके नतीजे गंभीर होंगे, जैसे आप टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे, बैंक खाता चलाने में दिक्कत हो सकती है, बड़े अमाउंट के लेन देन रुक सकते हैं और टीडीएस भी ऊंची दर पर कटेगा। अरे बाप रे! तो ये अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक बुनियादी जरूरत बन गई है। ये वाकई बहुत ज़रूरी जानकारी है। पैन और आधार लिंक करना मतलब बहुत ज़रूरी हो गया है। चलिए अब थोड़ा कंज्यूमर गुड्स की तरफ चलते हैं। सोने की हॉलमार्किंग तो हम सब जानते हैं, अनिवार्य है। अब चांदी के लिए भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है क्या? हाँ, दस्तावेजों से तो यही लग रहा है कि सरकार अब चांदी के गहनों और दूसरी चीजों के लिए भी हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने की तैयारी में है। अच्छा। जी, सोने की हॉलमार्किंग जिस तरह से लागू हुई है, उसके बाद ये एक लॉजिकल अगला कदम लगता है। ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब होगा? क्या ये अच्छी बात है? ग्राहकों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हॉलमार्किंग देखिए एक तरह से शुद्धता की गारंटी होती है। अभी चांदी के बाजार में, खासकर छोटे शहरों में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्योरिटी को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है, धोखाधड़ी की गुंजाइश भी रहती है। हॉलमार्किंग अनिवार्य होने से ग्राहकों को भरोसा मिलेगा कि वो जिस शुद्धता के पैसे दे रहे हैं, जैसे 92.5% स्टर्लिंग सिल्वर, उन्हें वही चीज मिल रही है। हाँ, ये तो सही है। इससे नकली या कम शुद्धता वाली चांदी बेचने पर रोक लगेगी और पूरे बाजार में पारदर्शिता आएगी। ये ईमानदार ज्वेलर्स के लिए भी अच्छा है। ये तो वाकई अच्छी खबर है, लेकिन कैसे लागू करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे छोटे कारीगरों के लिए? हाँ, चुनौतियां तो होंगी। इसे लागू करना एक चैलेंज हो सकता है। देश भर में हॉलमार्किंग सेंटर का नेटवर्क बनाना, छोटे ज्वेलर्स और कारीगरों को इस प्रक्रिया के लिए तैयार करना, फिर इसकी लागत का सवाल, इन सब पर ध्यान देना होगा। सही। सरकार को शायद इसे धीरे धीरे लागू करना पड़े, जैसे सोने के मामले में किया था, लेकिन लंबे समय के फायदों को देखते हुए ये एक जरूरी कदम माना जा रहा है। समझ गया। और आखिर में एक बड़े संभावित बदलाव की बात करते हैं जिसका असर शायद पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। खबर है कि सितंबर की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। जिसको नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक होनी है, और इन दस्तावेजों में जिक्र है कि इस बैठक में जीएसटी रेट्स के स्ट्रक्चर में एक बड़े बदलाव पर चर्चा हो सकती है। बड़े बदलाव से मतलब क्या स्लैब कम करने की बात हो रही है? बिल्कुल, चर्चा इस बात पर हो सकती है कि जो अभी
4 मुख्य टैक्स स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। उन्हें घटाकर सिर्फ 2 स्लैब कर दिया जाए। सिर्फ 2? हाँ, दस्तावेजों में अंदाजा लगाया गया है कि शायद 5% और 12% के 2 स्लैब हों। हालांकि कुछ और रिपोर्ट्स में 8% और 18% जैसे स्लैब की भी बात सुनने में आई है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में जीएसटी आने के बाद सबसे बड़े सुधारों में से एक होगा। 2 स्लैब होने से फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण। अच्छा। इतने सारे स्लैब होने से चीजों को किस स्लैब में रखें इसे लेकर विवाद होते हैं, टैक्स सिस्टम जटिल हो जाता है। 2 स्लैब होने से ये प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। इससे कारोबारियों, खासकर छोटे और मझोले उद्योगों एमएसएमईज के लिए कंप्लायंस यानी नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा। मुकदमेबाजी कम हो सकती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सकता है। लेकिन क्या ऐसे सरकार के रेवेन्यू पर असर नहीं पड़ेगा? या ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीजें महंगी हो जाएं और कुछ सस्ती? ये बहुत अहम सवाल है। रेट्स को इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि सरकार का रेवेन्यू न्यूट्रल रहे, मतलब टैक्स कलेक्शन कुल मिलाकर कम ना हो। हाँ, ये जरूरी है। इसका मतलब ये होगा कि कुछ चीजें जो अभी 18% या 28% में है, वो शायद 12% या जो भी हायर रेट तय हो में आ जाएं, तो वो सस्ती हो सकती है। वहीं कुछ चीजें जो अभी 5% में है, उन्हें शायद निचले रेट जैसे 8% या 5% में रखा जाए, या कुछ को ऊंचे वाले रेट में भी ले जाना पड़ सकता है। ओके। इस पूरे फेरबदल का महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, इसका बहुत सावधानी से आकलन करना होगा। इसीलिए ये अभी सिर्फ एक चर्चा का विषय है। काउंसिल को सारे पहलू देखने होंगे। अंतिम फैसला तो बैठक में ही होगा। तो कुल मिलाकर देखें, 1 सितंबर और उसके आसपास का समय काफी एक्शन वाला लग रहा है। रसोई गैस की कीमतें हैं, क्रेडिट कार्ड पर नए शुल्क और बदले हुए रिवॉर्ड नियम, एटीएम से पैसे निकालने की नई लिमिट, पैन के लिए आधार जरूरी होना, चांदी की हॉलमार्किंग की बात और जीएसटी में इतने बड़े बदलाव की संभावना, ये सब मिलकर आम आदमी की जिंदगी और जेब पर असर डालने वाले हैं। निश्चित रूप से ये बदलाव भले ही अलग-अलग दिख रहे हों, पर इनका मिला-जुला असर हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग और रोज के लेन-देन पर पड़ेगा। हमें सोचना होगा कि हम क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करें, बिल कैसे भरें, कितनी बार एटीएम जाएं, अपने पैसे को कैसे मैनेज करें। सही बात है। ये भी दिखाता है कि कैसे पॉलिसी लेवल पर लिए गए फैसले धीरे-धीरे हमारी रोज की आर्थिक जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा से श्रोताओं को 1 सितंबर से होने वाले इन बदलावों की, चाहे वो पक्के हों या संभावित, एक साफ तस्वीर मिली होगी। जानकारी रखना ही सबसे बड़ा बचाव है और तैयारी हमें इन बदलावों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद कर सकती है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल में सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। क्या ये सारे बदलाव, बैंकिंग में डिजिटलीकरण और शुल्क बढ़ना, टैक्स को सरल बनाने की कोशिश, कंज्यूमर गुड्स में स्टैंडर्ड लागू करना, आईडी को जोड़ना, क्या ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं? क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप की तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब ज्यादा फॉर्मलाइजेशन, बढ़ता डिजिटलीकरण, सख्त होता रेगुलेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे बढ़ता फोकस। इन नियमों के तात्कालिक असर से हटकर अगर हम इन बड़े ट्रेंड्स पर सोचें, तो शायद हमें भविष्य की आर्थिक दिशा समझने में मदद मिल सकती है।